प्यारे बच्चों, आज हम भारत की खोज हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक इसका पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं। नई समस्याएं। तो इसमें भाग 1 में हम अरब और मंगोल, महमूद गजनबी और अफगान। नई समस्या यानी कि नई दिक्कतें क्या भारत के सामने आ रही हैं, इस बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री ह्वेन सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन यानी कि पढ़ रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। छोर अर्थात किनारा। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ। पतन अर्थात विनाश। और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आईं। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलाकर तमाम इलाके फतह किए, तमाम सारे फतह जीते। पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ। राजदूत आवासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर, खगोल शास्त्र, आकाशीय नक्षत्र, ग्रहों आदि का विज्ञान बगदाद पहुंची। वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। चिकित्सक अर्थात डॉक्टर। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। राष्ट्रकूट क्षत्रिय वंश। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। प्रचारक अर्थात प्रचार करने वाले। मस्जिदें बनी। ना शासन ने इसका विरोध किया, ना जनता ने, ना कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में भी एक धर्म के रूप में आ गया था। शताब्दी पहले मतलब कई सौ साल पहले। तो भारत सभी धर्मों को सम्मान करता है, तो ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। अब आगे पढ़ते हैं। महमूद गजनबी और अफगान। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद गजनबी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता अर्थात दया रहित से कई आक्रमण किए, जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। खजाना बहुत सा धन। हिंदू धूल कणों की तरह
चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रही। पुराने किस्से मतलब बहुत सी बातें जो तितर बितर होकर बचे रहे, वे उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। तितर बितर बिखर जाना, इधर उधर होना, नफरत, घृणा। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी। अब मुसलमानों के प्रति नफरत होना स्वाभाविक था, तबाही यानी कि नष्ट कर दिया था। पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। धावा अर्थात आक्रमण। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया। महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्यों में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। जो अंतिम उसने आक्रमण किया था, जहां राजस्थान में उसे हारना पड़ा था, उसके बाद वह नहीं लौटा था। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक ना तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ बच्चों, और ना ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। महमूद गजनवी के राज्यों का ही अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा अर्थात सिंहासन पर बैठा। कब्जा करना, अधिकार जमाना। दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत की फतह हो गया। इसका मतलब ये नहीं था कि दिल्ली जीत ली तो सारे भारत पर उसका ही राज हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी, लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंदू आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का नया हिस्सा होकर रहा और ऐसा होना उसकी नियति थी। नियति अर्थात भाग्य। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। अलग अलग लोगों द्वारा जो आक्रमण हुए हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। ध्वस्त अर्थात नष्ट करना। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया। वीरान अर्थात सुनसान, खाली। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। देखो कितना क्रूर शासक था वह। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे।
जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ गए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए थे। कायम अर्थात स्थिर हुए थे या स्थित हुए थे। गुलबर्ग जो बहमनी राज्यों के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी, बेहतर यानी श्रेष्ठ, और वहाँ के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। इस रियासत और नगर के उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। शरणार्थी शरण में आया हुआ उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। वृत्तांत समाचार समृद्ध धन संपन्न। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। अब वो कौन था बच्चों, देखते हैं। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। यह भी एक मंगोली था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली। तो बच्चों ये नई समस्याएं जो भारत के सामने आई, उत्तर भारत में किस तरह के आक्रमण हुए और धीरे धीरे अब आक्रमण कैसे बढ़ते गए, और बीच में जब आक्रमण नहीं हुए तो भारत ने कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया। तो ये सब हमने भाग 1 में पढ़ा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।